वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर 2023 के वीकली करंट अफेयर्स को देखेंगे। इसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां, आर्थिक परिदृश्य, योजनाएं, जो भी सरकारी योजनाएं हैं, पुरस्कार और सम्मान, खेल और खिलाड़ी, सैन्य अभ्यास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सम्मेलन समारोह, इन सभी टॉपिक से रिलेटेड 40 एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे जो 1 से लेकर 7 सितंबर के बीच में घटित हुए हैं। तो आने वाले किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये वीकली करंट अफेयर्स अब आपको रेगुलर मिलेगा। इसकी पीडीएफ फाइल भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाया करेगी। इसके बाद मंथली मिलेगा और मंथली में वन लाइनर भी मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला मुख्य कार्यकारी और अध्यक्ष के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? 4 ऑप्शंस हैं, इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जया वर्मा सिन्हा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान आपको रखना है कि वरिष्ठ रेलवे यातायात सेवा अधिकारी जया वर्मा सिन्हा ने 1 सितंबर 2023 को रेलवे बोर्ड की पहली महिला मुख्य कार्यकारी और अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। भारतीय रेलवे और रेलवे बोर्ड के 166 साल के इतिहास में यह पद संभालने वाली वह पहली महिला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने पूर्व सैनिकों के लिए नौकरियों के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता किया है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। जो करेक्ट आंसर इसमें होगा वो होगा ऑप्शन बी, जेनपैक्ट इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता किया गया है। किसके साथ? जेनपैक्ट इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता किया गया है। रक्षा मंत्रालय के पूर्व सैनिक कल्याण विभाग और जेनपैक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के तहत पुनर्वास महानिदेशालय के बीच ये एक एमओयू पर साइन हुआ है। तो ऑप्शन बी, जेनपैक्ट इंडिया लिमिटेड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रू कॉलर ने ग्राहकों को तेज और सुरक्षित ऑनलाइन चेकआउट अनुभव प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ साझेदारी की है या समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेजर पे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहेंगे, आपको अगर जनवरी से लेकर अगस्त महीने तक के करंट अफेयर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप उस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी मैराथन वीडियो भी अवेलेबल है। पिछले 8 महीने का करंट अफेयर्स है ये, जनवरी से अगस्त 2023 तक। ठीक है, 15 अगस्त तक के क्वेश्चंस को शामिल किया गया है, जो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए, खास करके बीपीएससी एंड बिहार पुलिस का जो एग्जाम होने वाला है, इन सभी के लिए इसको तैयार किया गया है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और अगर आप पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके पीडीएफ फाइल ज़रूर डाउनलोड करें। ये लिंक जो है कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ है, जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिकेट प्रसारण में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने के लिए बीसीसीआई मीडिया अधिकार किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वायाकॉम 18, ऑप्शन सी। रिलायंस इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी है वायाकॉम 18। इसने 5,963 करोड़ के सौदे में बीसीसीआई के लीनियर और डिजिटल अधिकार जीत लिए हैं। इसका मतलब ये होता है कि घरेलू क्रिकेट के साथ साथ भारत में जो भी खेल खेला जाएगा, उन सभी खेल का, द्विपक्षीय खेल हो चाहे या फिर जो घरेलू खेल हो, उन सबको अब वायाकॉम 18 पर देखा जा सकता है। यानी वो प्रसारित करेंगे, वायाकॉम 18 के माध्यम से ही प्रसारित होगा। पिछले साल वायाकॉम 18 ने 26,000 करोड़ रुपए में आईपीएल के डिजिटल अधिकार हासिल किए थे। जो भी आईपीएल मैच होती है वो भी वायाकॉम 18 के माध्यम से ही दिखाई जाती है। अगला सवाल है, यूनिसेफ के अनुसार पोषण माह 2023 का विषय क्या है? पोषण माह 2023 का विषय है सभी के लिए किफ़ायती स्वस्थ आहार। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। यूनिसेफ के अनुसार पोषण माह 2023 का विषय सभी के लिए किफ़ायती स्वस्थ आहार है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह भारत में हर साल 1 से लेकर 7 सितंबर तक मनाया जाता है। कब तक मनाया जाता है? 1 से लेकर 7 सितंबर तक मनाया जाता है। अगला सवाल है, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति की 81वीं पूर्ण बैठक की मेजबानी करने जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा भारत, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर आपको याद रखना है कि भारत दिसंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति की 81वीं जो पूर्ण बैठक है उसकी मेजबानी करेगा। ये बैठक कहाँ पर आयोजित होगी? मुंबई, महाराष्ट्र में आयोजित की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति की स्थापना की बात करें तो सितंबर 1939 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी कहाँ पर है? यूएसए में है। अगला सवाल है, अमेरिका के किस राज्य ने अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह घोषित किया है?
हिंदू विरासत माह घोषित किया गया है जॉर्जिया के, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जॉर्जिया। जॉर्जिया ने किया है। यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि जॉर्जिया ने क्या किया है, अमेरिकी राज्य जॉर्जिया है जो कि अक्टूबर महीने को हिंदू विरासत माह घोषित किया है। मरीजों के लिए स्कैन और शेयर ओपीडी टोकन बनाने में जम्मू और कश्मीर का स्थान क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत जम्मू कश्मीर ने स्कैन और शेयर ओपीडी कतार रहित पंजीकरण प्रक्रिया में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इसमें सभी मरीजों के स्वास्थ्य का एक डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा। उत्तर पूर्व भारत का कौन सा राज्य आधार लिंक्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नागालैंड आधार लिंक जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला उत्तर पूर्वी क्षेत्र का पहला राज्य बन गया है। इस पहल का उद्देश्य है कि 0 से लेकर 5 वर्ष तक की उम्र के जो भी बच्चे हैं उनके लिए आधार नामांकन को एकीकृत करके जन्म पंजीकरण को सुव्यवस्थित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में गाई जात्रा महोत्सव मनाया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। गाई जात्रा महोत्सव नेपाल ने मनाया है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल। गाई जात्रा उत्सव या महोत्सव जो है गायों का एक जुलूस है, नेपाल में मनाया जाता है, नेपाल ने ये मनाया है। इस उत्सव में लोग गाय की वेशभूषा पहनकर शहर में घूमते हैं और पिछले वर्ष के भीतर मारे गए लोगों को याद करते हैं। केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन पर एक कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? अब देश में वन नेशन वन इलेक्शन के तौर पर ये जो है कमेटी काम कर रही है और इसके अध्यक्ष बने कौन हैं? अध्यक्ष बनाए गए हैं रामनाथ कोविंद, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि पूरे देश में लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव जो है वो एक साथ कराना है। वन नेशन वन इलेक्शन पैनल की अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को सौंपी गई है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। अगला सवाल है, पीआईबी के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? पीआईबी के श्री मनीष देसाई जो हैं इन्होंने प्रधान महानिदेशक के रूप में पीआईबी के कार्यभार संभाला है। पीआईबी मतलब प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजेश मल्होत्रा की सेवानिवृत्ति, राजेश मल्होत्रा रिटायर हुए, उसके बाद मनीष देसाई ने प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक का कार्यभार संभाला है। श्री मनीष देसाई जो हैं 1989 बैच के भारतीय सूचना सेवा अधिकारी हैं। ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट 2023 में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को कौन सी रेटिंग दी गई है? तो आंसर होगा A+ की रेटिंग दी गई है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 में A+ रेटिंग दी गई है। इनके अलावा थॉमस जे जॉर्डन जो कि स्विट्जरलैंड के हैं और गुयेन थी होंग जो कि वियतनाम के हैं, इनको भी A+ रेटिंग दी गई है। तो ये दोनों नाम भी याद रखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है, सरकार ने उपभोक्ताओं को खरीदारी के समय बिल पर जोर देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किस योजना को शुरू किया है? यानी जब आप कुछ खरीदते हैं तो उस समय आप बिल मांगे, ये इसको प्रोत्साहित करने के लिए किस योजना को शुरू किया गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, मेरा बिल मेरा अधिकार योजना। यहाँ पर सरकार कुछ इनाम के तौर पर आपको देगी। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना खरीदारी के समय चालान पर जोर देने के लिए आदत विकसित करने के लिए बनाई गई है। इसमें ड्रॉ के जरिए प्रोत्साहन राशि के रूप में 1 करोड़ रुपए, 10 लाख रुपए और 10,000 रुपए जीतने का मौका मिल सकता है। ड्रॉ के लिए न्यूनतम चालान जो है वो 200 रुपए का होना चाहिए। आरोग्य मैत्री क्यूब क्या है? काफी महत्वपूर्ण सवाल है। आरोग्य मैत्री क्यूब जो है वो क्या है? तो एक आपदा अस्पताल है जिसे हवाई मार्ग से ले जाया जा सकता है, तो ऑप्शन बी यहां पर इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत ने दुनिया का पहला आपदा अस्पताल विकसित किया है जिसे प्राकृतिक आपदाओं के दौरान आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करने के लिए हवाई मार्ग से इसे ले जाया जा सकता है। आरोग्य मैत्री क्यूब प्रोजेक्ट में ऑपरेशन थिएटर, मिनी आईसीयू, वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं शामिल हैं।
अगला सवाल है मिसेज यूनिवर्स इंडिया शी इज इंडिया 2023, इसका खिताब किसने जीता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माधुरी पटले ने जीता है, तो ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिसेज इंडिया शी इज इंडिया 2023 का 8वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। माधुरी पटले जो कि नागपुर महाराष्ट्र की हैं, इन्होंने यह खिताब जीता है, तो ये भी याद रखना है। अगला सवाल है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को डैश का खिताब मिला है, किसका खिताब दिया गया है? महारत्न, मिनी रत्न या फिर नवरत्न या उपर्युक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवरत्न का दर्जा दिया गया है, ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट आंसर हो गया। सार्वजनिक उद्यम विभाग के द्वारा राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। यह भारत में सरकारी स्वामित्व वाली उर्वरकों की चौथी सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, मैक्स वर्स्टेपन ने लगातार 10 F1 जीत यानी फॉर्मूला जीत के साथ किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेबेस्टियन वेटेल। सेबेस्टियन वेटेल के नाम ये 9 रिकॉर्ड पहले से दर्ज थे, 9 जीत, और इन्होंने 10 रिकॉर्ड जीत करके 10 जीत जो है इन्होंने हासिल की मैक्स वर्स्टेपन ने लगातार, और इसके बाद से इन्होंने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो मैक्स वर्स्टेपन ने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीतकर अपनी लगातार 10वीं F1 यानी फार्मूला 1 जीत दर्ज की है। उन्होंने फार्मूला 1 के इतिहास में 10 के साथ लगातार सबसे अधिक जीत हासिल की है। सेबेस्टियन वेटेल के नाम 9 जीत दर्ज है। तो दूसरे नंबर पर याद रखिएगा सेबेस्टियन वेटेल। किस रेलवे जोन ने PMI दक्षिण एशिया पुरस्कार 2023 जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने हाथियों की जान बचाने के लिए किस लिए जीता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हाथियों की जान बचाने के लिए जीता है, और ये काफी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, हाथियों की जान बचाने के लिए इसने ये प्रोजेक्ट जो माइक्रो प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर यानी घुसपैठ का पता लगाने वाली प्रणाली के लिए PMI दक्षिण एशिया पुरस्कार जीता है। इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? साल 2009 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डूरंड कप टाइटल 2023 का विजेता कौन है? डूरंड कप 2023 जो हुआ इसका विजेता कौन बना? आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहन बागान। ठीक है, मोहन बागान ने ये जीता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। मोहन बागान ने ईस्ट बंगाल को हराकर 23 साल बाद डूरंड कप का खिताब जीता। कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में यह मैच खेला गया, जिसमें मोहन बागान SG ने 23 साल में पहली बार ईस्ट बंगाल को 1-0 से हराया। कितने से हराया ये भी याद रख सकते हैं आप। ठीक है, 1-0 से हराया। किसको हराया ये जरूर याद रखना, ईस्ट बंगाल को हराया है 23 साल में पहली बार। ठीक है, एन वलारमथी हाल ही में उनका निधन हो गया है। वह डैश के लिए सबसे अधिक जानी जाती थी। एन वलारमथी का हाल ही में निधन हो गया है, वह किसके लिए जानी जाती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसरो मिशन लॉन्च के पीछे की आवाज। इसरो का जो मिशन है अभी हाल ही में चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, तो चंद्रयान 3 को लॉन्च करने में जो काउंटडाउन आवाज थी, ठीक है, वो इन्होंने ही दी थी, और इनका हाल ही में निधन हो गया, ये ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 जुलाई के कार्यक्रम के दौरान वलारमथी ने रॉकेट लॉन्च के लिए काउंटडाउन के लिए आवाज दी थी। उन्हें 2015 में अब्दुल कलाम पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत से 3 साल के कार्यकाल के लिए इंटरनेशनल ई स्पोर्ट फेडरेशन सदस्यता समिति के लिए किसे चुना गया है? तो आंसर हो जाएगा लोकेश सूजी, ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट आंसर होगा। लोकेश सूजी को 3 साल के कार्यकाल के लिए इंटरनेशनल ई स्पोर्ट फेडरेशन की सदस्यता समिति के लिए चुना गया है। अगला सवाल है अरब इतिहास में सबसे लंबे अंतरिक्ष मिशन को पूरा करने वाले पहले अरब अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सुल्तान अल नयादी, ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट आंसर होगा, सुल्तान अल नयादी। अमीरात के अंतरिक्ष यात्री हैं ये, ठीक है।
इन्होंने जो इनका नाम है सुल्तान अल नयादी, इन्होंने 6 महीने तक चलने वाले अरब इतिहास के सबसे लंबे अंतरिक्ष मिशन को पूरा करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। ये मिशन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बाहर एक अरब अंतरिक्ष यात्री अल नयादी के द्वारा किया गया पहला स्पेस वॉक था। अगला सवाल देखिए, डायबिटोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर राष्ट्रीय विजेता 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? डायबिटोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर का जो 2023 का सम्मान है ये किसे दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर नवनीत अग्रवाल, ऑप्शन ए। डॉक्टर नवनीत अग्रवाल ने नेशनल डायबिटोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 जीता है। निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने अच्छी वायु गुणवत्ता के लिए कोड उपकरण विकसित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आईआईटी जोधपुर, ऑप्शन सी। यहां पर आपको याद रखना है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी जोधपुर के शोधकर्ताओं की एक टीम ने अच्छी इंडोर वायु गुणवत्ता के लिए कोल्ड प्लाज्मा डिटर्जेंट इन एनवायरनमेंट, जिसको कोड कहेंगे, तकनीक पर आधारित एक नया उपकरण विकसित किया है। ठीक है, तो आईआईटी जोधपुर इसका आंसर हो गया। हाल ही में 100 T20 इंटरनेशनल विकेट लेने वाली पहली महिला एसोसिएट खिलाड़ी कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नट्या बुचथम। ये कहाँ की है? थाईलैंड की है। ठीक है, थाईलैंड की नट्या बुचथम 100 विकेट लेने वाली पहली महिला एसोसिएट खिलाड़ी बन गई हैं। दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी ऑप्शंस दिखे हैं इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे उपयुक्त ऑप्शन है वो है सबल योजना। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबल। सबल योजना के माध्यम से राज्य सरकार के द्वारा दिव्यांग बच्चों की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा शुरू की गई है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2023 का विषय क्या था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शिक्षा पुनर्प्राप्ति के केंद्र में शिक्षक। हर साल 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन की याद में उनकी श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, फायर ऑन द गंगेज, लाइफ अमंग द डेड इन बनारस, ये एक पुस्तक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। इसके ऑथर का आपसे नाम पूछा जा सकता है। तो फायर ऑन द गंगेज, लाइफ अमंग द डेड इन बनारस, इस पुस्तक को किसने लिखा है? इस पुस्तक को लिखा है राधिका अयंगर ने। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। यह पुस्तक राधिका अयंगर के द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक में बनारस के डोमों को रोजमर्रा की वास्तविकताओं का वर्णन किया गया। बनारस के जो डोम है, डोम एक जाति है, ठीक है, इसकी रोजमर्रा की वास्तविकताओं का वर्णन इस पुस्तक के अंदर किया गया है। तो पूछ सकता है कि किसकी? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान रखिएगा। भारत की अग्रणी नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी सात्विक सोलर, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? तो इसने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है रविंद्र जडेजा को। ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, ई कॉमर्स निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए इंडिया पोस्ट ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? इंडिया पोस्ट और शिप रॉकेट ने यह समझौता किया है। तो आंसर हो जाएगा शिप रॉकेट, ऑप्शन बी। ई कॉमर्स निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाने के लिए इंडिया पोस्ट ने शिप रॉकेट के साथ साझेदारी की है। नई दिल्ली में भारत में ग्रीन हाइड्रोजन पायलट सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एनटीपीसी लिमिटेड, ऑप्शन ए, एनटीपीसी लिमिटेड इसका राइट आंसर हो जाएगा। एनटीपीसी ने भारत में हरित हाइड्रोजन पायलट विषय पर सम्मेलन की मेजबानी की है। देश की पहली सोलर सिटी कहाँ स्थित है? ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है, इसको अच्छी तरह से याद कीजिएगा। तो ये है सांची, मध्य प्रदेश में। ठीक है, यहाँ पर आपको याद रखने वाली बात है कि हमने यहाँ पूछा है कि पहली सोलर सिटी कहाँ है। आपसे ये पूछेगा कि पहली सोलर सिटी कौन है, तो सांची होगा। कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है।
किस जिले में है? तो रायसेन जिले में है। इसको इस तरह से देख सकते हैं, सांची देश का पहला सौर शहर बन गया है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है। हाल ही में नैस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। नैस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में किनको नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन डी राजेश नाम्बियार यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉग्निजेंट इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक राजेश नाम्बियार को नैस्कॉम का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। जापान के चंद्र अन्वेषण मिशन स्लिम को क्या उपनाम दिया गया है? तो इनको नाम दिया गया है मून स्नाइपर। ऑप्शन बी मून स्नाइपर यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस तरह से भारत ने अपना चंद्रयान मिशन भेजा, उसी तरह से जापान ने भी अपना मिशन भेजा है। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा के रॉकेट ने दक्षिणी जापान के तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से ये उड़ान भरी और चंद्रमा की जांच के लिए स्मार्ट लैंडर स्लिम अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। और इसका उपनाम क्या है? उपनाम है मून स्नाइपर। 19वीं एशियाई खेल 2022 के लिए भारतीय दल का आधिकारिक प्रायोजक या स्पॉन्सर कौन है? कौन होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अमूल, ऑप्शन सी। अमूल 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक हांगझो चीन में आयोजित होने वाले 19वें एशियाई खेल 2022 के लिए भारतीय दल का आधिकारिक प्रायोजक होगा। ठीक है। होगा ये 2023 में, लेकिन 2022 के लिए है, तो इसको ध्यान रखिएगा। भारतीय दल का प्रायोजक अमूल होगा। कौन होगा? अमूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 18वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये हाल ही में आयोजित किया गया है और ये किया गया है जकार्ता में। जकार्ता क्या है? इंडोनेशिया की राजधानी है। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। ठीक है। 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 18वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन जकार्ता में आयोजित किया गया है। भारत के अग्रणी महिला फैशन ब्रांड डब्लू के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुष्का शर्मा। भारत की अग्रणी महिला फैशन ब्रांड डब्लू ने प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री और उद्यमी अनुष्का शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ग्लोबल फिनटेक अवार्ड 2023 में खाड़ी सहयोग देशों के क्षेत्रों से लीडिंग फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अदीब अहमद, ऑप्शन सी। ग्लोबल फिनटेक अवार्ड 2023 समारोह कहां पर आयोजित हुआ है? मुंबई, भारत में आयोजित किया गया था। लीडिंग फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार अदीब अहमद ने जीता है। भारत की अध्यक्षता में होने वाले G20 समिट में कितने देशों को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया है? वैसे आप सबको पता है कि 20 देश हैं G20 के अंदर, लेकिन यहाँ पर गेस्ट कंट्री के तौर पर कितने देशों को आमंत्रित किया गया? तो आंसर हो जाएगा 9 देश को आमंत्रित किया गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। वो 9 देश कौन कौन है वो भी याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपसे मैच द फॉलोइंग में बहुत सारी चीज़ें पूछा जा सकता है या ऐसा भी पूछेगा कि इनमें से कौन जो है वो G20 के शिखर सम्मेलन में गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित नहीं थे, और ऑप्शंस दिए रहेंगे उसमें कंबाइन करके। ठीक है। तो गेस्ट कंट्री जो था वो जिनको आमंत्रित किया गया है बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, यूएई और स्पेन। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि स्पेन के राष्ट्रपति इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। ठीक है। रीज़न जो भी रहा हो वो शामिल नहीं हो रहे, हालांकि इनको आमंत्रित सबको किया गया 9 को, ये शामिल नहीं हो रहे। तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि कौन सा देश शामिल नहीं हो रहा है, या उसके जो गेस्ट कंट्री के तौर पर उनके राष्ट्रपति शामिल नहीं हुए हैं। तो स्पेन याद रखिएगा। यहाँ पर G20 शिखर सम्मेलन 2023 की थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी याद रखना है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ये G20 शिखर सम्मेलन 2023 की थीम है और ये भारत में आयोजित हो रहा है G20। ठीक है। भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गाजियाबाद में, ऑप्शन सी गाजियाबाद। ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है।
गाजियाबाद में भारतीय वायुसेना के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन परिसर में 25 से 26 सितंबर को भारत ड्रोन शक्ति 2023 के तहत लाइव ड्रोन का प्रदर्शन किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा किस एयरफोर्स स्टेशन पर, हिंडर एयरफोर्स स्टेशन है, जो कि कहाँ पर है, गाजियाबाद में है। और 25-26 सितंबर को ये आयोजित किया जाएगा भारत ड्रोन शक्ति 2023। याद रखिएगा शहर का नाम गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।